तो चलिए साथियों, हो जाइए तैयार। आज जो हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कौन सा टॉपिक है, यह है कोहलर का सिद्धांत। कौन सा टॉपिक है? यह है कोहलर का सिद्धांत। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा जो है थॉर्नडाइक, स्किनर और पॉवलोव, यह तीनों ही टॉपिकों को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जा चुका है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा हो, वह जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं, कोहलर का सिद्धांत। इसको शुरू करने से पहले जो भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, यह टॉपिक समझा जाए। यह क्या है? यह जो है कोहलर के द्वारा दी गई एक थ्योरी है। तो इसमें क्या था कि इस सिद्धांत का जो नाम रखा गया था, कोहलर का सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? कोहलर का सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, पहले इसको देखते हैं। तो इसके प्रतिपादक है वर्दीमर। कौन से? वर्दीमर जो है इसके प्रतिपादक है। इसको याद रखिएगा, इसके प्रतिपादक है वर्दीमर। और प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसके प्रयोगकर्ता है कोहलर। तो इसको याद रखिएगा, प्रयोगकर्ता कोहलर है। इसने प्रयोग किस पे किया था, तो इस चीज़ को समझिए। तो इसका जो प्रयोग था, बनमानुष के ऊपर एक प्रयोग किया गया था। तो यह प्रयोग जो था एक बनमानुष पे किया गया था, जिस बनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान था। तो सुल्तान नामक बनमानुष पे जो है यह किया गया था। और तथा यह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1912 में किया गया। इतना आप समझ चुके होंगे। इसके प्रयोगकर्ता कोहलर हैं और जो है इसका प्रयोग एक बनमानुष पे हुआ था, जिस बनमानुष का नाम सुल्तान था। तथा इसका प्रतिपादन जो है 1912 में किया गया था। देखिए, इस स्लाइड से ही कई बार क्वेश्चन बना है कि इनके जो बनमानुष था उसका क्या नाम था। इसके अलावा इसका जो किस जानवर पे प्रयोग किया गया था और इसके प्रयोगकर्ता कौन थे और इसका प्रतिपादन कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम समझते हैं गेस्टाल्टवाद को। गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद जो भी है, इसको हम समझते हैं। तो यह जो शब्द है गेस्टाल्टवाद, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है? यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्णकृत संरचना या फिर समग्र संरचना। क्या समझ पाए? पूर्णकृत संरचना या समग्र संरचना। अब समझिए, पूर्णकृत संरचना या समग्र संरचना का मतलब क्या होता है। जो पूर्णकृत संरचना मतलब आप ये समझिए, जैसे आपके पास कोई गाड़ी है। अगर आपके पास जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी में जो है अगर आप पूरी गाड़ी एक साथ देख रहे हैं, तो इसका मतलब पूर्णकृत संरचना है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले टायर देख रहे हैं या फिर उसका हेडलाइट देख रहे हैं। आपने जैसे पूरा फिगर देखा एक साथ या पूरी गाड़ी ही देखी है, तो इसको हम समझेंगे पूर्णकृत संरचना। इसी तरीके जैसे आपके पास मार्कर है, टीचर आप बनना है तो चौक होगी, मार्कर हम इसको समझ सकते हैं, टीचर के लिए दे रहे हैं। तो मार्कर का जो है जब पूरा पेन हम देखेंगे तो वो एक पूर्ण संरचना होती है। क्या होती है? यह एक पूर्ण संरचना होती है। इसको आप समझिए। और भी आपने आसपास चीज़ें देखी, टीवी हो गई। टीवी का जो है अगर आप थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, पूर्ण नहीं, परंतु जो है जब हम पूरी जो है टीवी देख रहे हैं, तो यह होती है पूर्णकृत संरचना। तो आप समझिए ना, पूरी जब संरचना हम एक साथ देखते हैं तो उसे पूर्णकृत संरचना कहते हैं। और इसके अनुसार क्या होता है? इनके अनुसार कार्य चेतन प्रयास है। कार्य क्या है? इसको याद रखिए, कार्य एक चेतन प्रयास है। यह एक वन लाइनर प्रश्नों में कई बार यह पूछा गया है कि कार्य क्या है। कार्य एक चेतन प्रयास है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। और कोहलर, कोफ्फा और वर्दीमर मुख्य थे। तो ये कोपा नहीं है, यह कोफ्फा है। यह जो हो गया टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आप इस चीज़ समझ लीजिए। कौन कौन? कोहलर, वर्दीमर और जो है कोफ्फा। कोफ्फा इस तरीके से लिखा जाए, कोफ्फा, आधा फा और फिर पूरा फा, तो कोफ्फा। तो यह जो है कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा जो है, यह जो है मुख्य थे इस पूरे जो है इसके अलावा गेस्टाल्टवाद के जनक किसको कहा जाता है? तो गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर कहे जाते हैं। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। गेस्टाल्टवाद में पहली बार सिद्धांत किसने दिया? तो जो गेस्टाल्टवाद में पहली बार सिद्धांत जो था, यह कोहलर के द्वारा दिया गया था। इतना आप समझ चुके हैं। अगर आपको इतने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जो है इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो गेस्टाल्टवाद है, तो गेस्टाल्टवाद में कहा जाता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं दे पड़ती है, तब तक हल नहीं होता है। आपको जब तक समस्या ही नहीं पता होगी गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, तब तक आप उसका हल क्या निकालेंगे। इसलिए जो है गेस्टाल्टवाद के अनुसार जो है, जब तक हमको समस्या नहीं पता होगी तब तक हम उसका हल नहीं निकाल सकते। इसमें कोई समस्या आपको, तो यह गेस्टाल्टवादियों को मानना है। इसके अलावा गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पांच संप्रत्यय के आधार पर कार्य करता है। किस पे आधार पर? 5 संप्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है। इन 5 संप्रत्ययों को जो है आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि इन 5 संप्रत्ययों में 4 जो है 3 अलग दिए जाएंगे, 1 अलग दे दिया जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है। पहला लक्ष्य, आपके पास कोई लक्ष्य होगा, ठीक है। लक्ष्य के बाद जो होगा बाधा आएगी, उस पर क्या होगा? लक्ष्य के अलावा बाधा। फिर क्या होगा? तनाव होगा।
क्या समझ पा रहे हैं? फिर तनाव होगा, इसके बाद होगा संगठन, और संगठन के बाद पुनरुत्थान जो होगा इसका जो है अंतिम होगा। इसको याद रख लीजिए कौन कौन से 5 हो गए। पहला हो गया लक्ष्य, फिर बाधा, फिर तनाव और उसके बाद संगठन। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो आप तुरंत जो है इसको कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए साथियों अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको आगे हम बढ़ते हैं इससे पहले, तो चलो देखते हैं आगे। तो चलिए साथियों थोड़ा सा हम इसका परिचय देख लेते हैं। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो कोहलर क्या थे? जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उनके प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थे। इसके अलावा उन्होंने अंतर्दृष्टि का द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि के द्वारा जो है अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसके द्वारा? अंतर्दृष्टि के द्वारा। तो इस शब्द को जो है याद रखिएगा कि अंतर्दृष्टि के जो है के द्वारा अधिगम जो किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। उनका मानना था कि सीखना केवल परीक्षण और त्रुटि से नहीं बल्कि समस्या को समझकर एकदम से उसका हल निकालने से ही जो है होता है। जैसे इनका मानना यह था कि जो समस्या जो होती है ये अचानक से जो है सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप जैसे जा रहे हो कहीं पे, तब तक आपने कहीं पे गाड़ी की चाबी कहीं रख दी है, फिर आप कभी सोचते हैं, फिर अचानक आपको याद आ जाता है कि हाँ मैंने चाबी यहाँ पर रखी थी, या फिर किसी के द्वारा नहीं होता, फिर आपने कहीं अचानक दिख मिल जाती है। तो इनका मानना होता है कि कोई भी समस्या का हल अचानक ही निकलता है। तो इनका मानना यह था कि इसीलिए इनको कहा जाता था कि केवल जो है परीक्षण और त्रुटि से नहीं बल्कि समस्या एकदम से उसका हल निकालने से भी होता है। इतना आप समझ गए। तो चलिए साथियों अब अंतर्दृष्टि जो शब्द है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए धीरे धीरे हम एक एक स्लाइड में जो है सारे शब्दों को पहले समझ लेते हैं, फिर एक बार जो है जो भी इनका जो है प्रयोग किया गया था उसको भी एक बार देखा जाएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से थ्योरी समझ में आ जाए। तो अंतर्दृष्टि क्या अर्थ होता है? अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है समस्या की संपूर्ण स्थिति को देखकर, कि समस्या को जो संपूर्ण स्थिति जब देखी गई, इनका मानना था ना कि जब तक आपको समस्या ही नहीं दिख पता होगी तब तक आप उसका हल कैसे करेंगे। तो इसीलिए पहले समस्या की संपूर्ण स्थिति को देखा जाएगा, फिर अचानक से उसका हल समझ जाना होता है, कि अचानक से फिर उसका हल जो है समझा जाता है। इसे हिंदी में अंतर्दृष्टि या अनुभूतिजन्य सीखना कहते हैं। क्या? अंतर्दृष्टि या अनुभूतिजन्य सीखना कहा जाता है। यह अचानक से होने वाला सीखना है। क्या? यह अचानक से होने वाला सीखना है जो समस्या की संरचना को समझने से उत्पन्न होता है। तो क्या समझ पाए? यह अचानक से होने वाला सीखना है कि अचानक से होगा जो समस्या की संरचना को समझने से उत्पन्न होता है। तो इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत बताइएगा कि नहीं आप इस जगह पे ये नहीं समझ में आया, तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस टॉपिक को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप धीरे धीरे समझिएगा। तो चलिए साथियों अब कोहलर का एक बार प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग देखने से पहले वैसे भी हम बता देते हैं। देखिए इनके पास एक चिंपैंजी था। क्या था? एक चिंपैंजी था जो कि जो है जिसका नाम था सुल्तान नाम था। तो क्या हुआ, उन्होंने जो केला जो है ऊपर लटका दिया। अब चिंपैंजी को जो है केला लेना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे 2 बॉक्स ऐसे रखे गए थे। 2 बॉक्स रखे, 2 अलग अलग बॉक्स रखे थे। तो ऐसे चिंपैंजी ने कहा कि केला कैसे लेंगे, तो उसने क्या किया, पहले तो उसने एक बॉक्स ऐसे रख दिया, एक बॉक्स ऐसे रखा, फिर देखा उसके ऊपर चढ़ा तो केला नहीं मिला। फिर उसने दूसरा बॉक्स भी बॉक्स के ऊपर रखा, फिर भी उसको केला नहीं मिला। फिर क्या हुआ, वहाँ पास में एक छड़ी थी, फिर उसने दोनों बॉक्से पे चढ़ा और छड़ी से जो है केले को उतार लिया। तो इसका यह जो प्रयोग था इस तरीके से प्रयोग था। अब इसको जो हम समझ लेते हैं यह प्रयोग क्या था, कि कोहलर ने जो एक पिंजड़े के में जो बंदर सुल्तान नामक चिंपैंजी को रखा और बाहर केला रखा और केले तक पहुंचने के लिए पास में एक छड़ी रखी थी। चिंपैंजी ने पहले हाथ से पकड़ने की कोशिश की, फिर अचानक छड़ी का उपयोग कर केला खींच लिया। इससे अब क्या समझे, यह अंतर्दृष्टि से प्राप्त सीखना था कि उसको अचानक में सूझाया कि उसको जब छड़ी रखी थी तो अचानक में उसको सूझा कि चलो जो है हम छड़ी से उसको खींच लेंगे। इतना आप समझ चुके हैं इसमें कि उसको अचानक से ही सारी चीज़ आई। चलिए अब आगे। तो अगला क्या था, तो अगला था डिब्बे पे चढ़कर केला लेना। कोहलर ने जो है केले को जो है ऊंचाई पर लटका दिया और पास में जो है खाली डिब्बे रखे। चिंपैंजी ने पहले कई बार कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा। क्या हुआ, कई बार कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा। फिर अचानक उसने डिब्बे को एक दूसरे के ऊपर रखा, उस पर चढ़कर केले तक जो है पहुंच गया। यह भी अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण था। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि इस अब की बार जो है दोनों जो डिब्बों को रखा, ये भी उसके जब उसने सोचा थोड़ी देर सूझ आई अचानक में कि चलो डिब्बे के ऊपर डिब्बा रखते हैं फिर जो उतार सकते हैं, तो यह जो है डिब्बे पे चढ़कर उसको उतार लिया।
तो अभी तक आपने जितना भी देखा होगा उसमें अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो पहले उस पर जो है आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें पता चले। और अब बहुत ही मुख्य स्लाइड आई है जिससे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे कि अंतर्दृष्टि अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, क्योंकि विशेषताओं से ही प्रश्न बनते हैं। कभी भी याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न बनेंगे या विशेषताओं से बनेंगे। इसमें क्या होता है, यह अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता है। क्या समझे कि अचानक होने वाला जो क्रिया किस में आती है, तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया था जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था। तो क्या पता चला, यह अचानक होता है। इस समस्या में पूरी संरचना को समझना आवश्यक है। क्या अभी बताया गया कि इसमें समग्रता होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो पहली स्लाइड थी उसमें बताया गया था कि इसमें समग्रता होती है, इसलिए इसमें पूरी संरचना जैसे समझी जाती है। यह प्रयास तथा त्रुटि से अलग है। ये आप मत सोचिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि में क्या था, आपको बताया गया। पहले सभी साथी बताएंगे जिन्होंने वीडियो अभी तक देखी है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि इसको कमेंट करके बताइएगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो चलिए, पहले इसमें क्या था कि प्रयास करते हैं, त्रुटियाँ होती हैं और धीरे धीरे हल होता है, तो इससे जो है अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बुद्धि और सोच की भूमिका अधिक होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बुद्धि और सोच की भूमिका जो है अधिक होती है। और इसके अलावा एक बार सीखने के बाद उसी स्थिति को आसानी से दोहराया जा सकता है। क्या समझे, जैसे जो चिंपैंजी था, जब एक बार उसने केला उठा लिया तो उसके बाद जितनी बार भी केला रखा जाए तो उसको बार बार जो है उस तरीके से वो उठा लेता है। इसके अलावा अंतर्दृष्टि के बाद अधिगम स्थायी और अधिक प्रभावी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर्दृष्टि के बाद अधिगम जो होता है, जो भी सीखना होता है, अधिक स्थायी और अधिक प्रभावी होता है। इसमें जो सबसे मुख्य होती है कि चीज़ समझिएगा, यह अचानक होने वाली प्रक्रिया होती है। इसको जरूर याद रखिएगा, गलती से भी मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, अब शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। इसके क्या शैक्षिक महत्व देखते हैं। पहला क्या है कि बच्चों को अधिगम के लिए सार्थक और संपूर्ण परिस्थिति उपलब्ध करानी चाहिए। क्या चीज़ कि बच्चे अगर अधिगम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है जो भी परिस्थिति हो उसको जो है सार्थक रखी जाए, जिसका कोई अर्थ हो, और उसके अलावा जो है पूरी तरीके से जो है संपूर्ण परिस्थितियाँ हों। ऐसा ना हो कि आधी परिस्थितियाँ दी जाएँ जिससे कि बच्चे को भी समस्या आए किसी भी चीज़ को करने से पहले। इसके अलावा रटने के बजाय समस्याओं को समझने और हल निकालने पर जोर दिया जाए। कि ऐसा नहीं है कि जो भी कोई चीज़ अगर बच्चे को दी जा रही तो कह दिया गया कि रटो। रटने से बेटर क्या होता है कि पहले उसको समझिए फिर उसका हल निकालिए। और कक्षा में जो इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चे संबंधों को देख सकें। कि विषय वस्तु इस तरीके से आप रखें कि बच्चों के जीवन से भी संबंधित हो, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा प्रयोग और अनुभव को अवसर मिलने चाहिए कि इस किसी भी चीज़ के लिए अगर यदि बच्चा प्रयोग करके सीखेगा या फिर उसके द्वारा कुछ कार्य करके सीखता है तो उसको जो है ज़्यादा सीखता है, और उसके अनुभवों से सीखेगा तो ज़्यादा सीखता है। इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए साथियों, अब इसकी आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, अब इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं, क्योंकि इसकी कुछ अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसकी अगर प्रशंसा होती है तो उसकी आलोचनाएं भी होती है। चलिए इसकी आलोचनाओं को समझ लेते हैं। अंतर्दृष्टि अचानक नहीं बल्कि पहले के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होती है। तो इसका ये भी कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि अंतर्दृष्टि जो है अचानक होती है, मगर ये अचानक ना होकर पहले के अनुभवों पे जो है कि मान लीजिए पहले कभी ये अनुभव हुए होंगे उस पे उसके और जो पूर्व के ज्ञान होते हैं उस पर जो है आधारित होती है। इसके अलावा क्या होती है, छोटे बच्चों में हमेशा अंतर्दृष्टि संभव नहीं हो सकती। ये भी सोचिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा तो हमेशा उसकी जो है अंतर्दृष्टि होना यह भी बहुत मुश्किल है कि हमेशा सबके लिए समान परिस्थितियाँ होनी, यह भी जो है मुश्किल है। तो इसलिए यह भी जो है ये एक आलोचनाओं में से एक आता है। और सभी प्रकार के अधिगम को अंतर्दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। यह भी सही है कि सभी प्रकार के जो है अधिगम को जो है हर प्रकार के सीखने को जो है अंतर्दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। तो आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक को। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि है उसका जो है आपको सॉल्यूशन और बताया जा सके। और आपको इस चीज़ के लिए बता दिया जाए कि अभी तक जो 3 टॉपिक हुए हैं उससे संबंधित कुल 100 प्रश्न जो हैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए अगली जो भी क्लास होगी वीडियो आएगी उसमें आपके 100 प्रश्न जो हैं आपके जो होंगे थार्नडाइक, स्किनर और जो है आपका पावलोव से लेकर जो है आपके 100 प्रश्नों को कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आपका वो जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और जितने पूर्व में आए हुए प्रश्न उनको जो है उसमें लेके करा लिया जाएगा। इसके अलावा कोहलर से संबंधित भी प्रश्नों को जो है अब जो है आगे कराई जाएगी अगले क्लासेस में। तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।